जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें इतिहास के अंदर गुप्त काल की। गुप्त काल के अंदर हमने गुप्त सम्राटों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा था। अभी आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मुख्य रूप से हम जो है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और नंबर 2 प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। बात करें कि प्रशासनिक व्यवस्था की तो या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सीधा सीधी बात यह आती है कि गुप्त काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी या प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और इसी राजनीतिक शासन प्रणाली के अंदर राजा या जो सम्राट होता था वो सभी शक्तियों का स्वामी होता था। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों ही विभागों का प्रधान जो होता था वो कौन होता था? सम्राट होता था। कार्यपालिका की प्रधान, व्यवस्थापिका का भी प्रधान और न्यायपालिका का भी प्रधान। राजा और सम्राट जो होता था वो उसका जो सिद्धांत था वो देवी सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था? देवी सिद्धांत। मतलब राजा को देवता के रूप में प्रजा द्वारा पूजा जाता था या उसको देखा जाता था। दूसरी बात यह है कि राजा जो होता था वो वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत। मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। और इसके साथ ही हम आगे बात करें तो गुप्तों की जो शासन प्रणाली थी वो पूर्ण रूप से मौलिक थी। मौलिक का मतलब बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट थी। जो कुछ भी देखने को मिलता था वो सत्य और यथावत होता था। इसके बाद में हम आगे बात करें कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था सम्राट होता था और मंत्रियों का राजा की सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे। राजा की या सम्राट की सहायता के लिए, राजा या सम्राट की सहायता के लिए मंत्री होते थे या अमात्य होते थे जो राजा की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में सहायता करते थे। और इन मंत्रियों और अमात्यों का जो चयन है वो राजा उनकी योग्यता के आधार पर करता था कि किसको कोषाध्यक्ष बनाना है, किसको सेनापति बनाना है, किसको महाबलाधिकृत बनाना है, किसको महादंड नायक बनाना है। तो ये सभी जो पद हैं इन मंत्रियों और अमात्यों को वो उनकी योग्यता के आधार पर देता था। और इन मंत्रियों और अमात्यों का जो चयन है वो राजा स्वयं करता था। राजा स्वयं करता था और इनके अंदर जो इनके मंत्री होते थे और जो इनके पुत्र होते थे, कुमार होते थे, बेटे होते थे, इनमें से इन व्यक्तियों का जो है चयन किया जाता था। तो इस प्रकार हम आगे बात कर सकते हैं कि सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी इकाई जो होती थी
वो इकाई कहलाती थी आपके देश कहलाती थी। क्या कहलाती थी? देश। साम्राज्य की सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो इकाई कहलाती थी देश। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि साम्राज्य सबसे बड़ा क्या होता था? साम्राज्य होता था। और इस साम्राज्य का जो स्वामी होता था वो सम्राट होता था या राजा होता था। इसके बाद में इन साम्राज्यों को अलग अलग देशों में विभाजित किया जाता था। इससे छोटी इकाई देश होती थी और देश का जो अधिकारी होता था, प्रमुख, उसको कहा जाता था गोप्ता। क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। और इसके बाद में इस देश को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता था? प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और इस भुक्ति या प्रांतों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो दो प्रकार के अधिकारी होते थे। एक तो होता था उपरीक और एक होता था गवर्नर। जो राजनीतिक अधिकारी होता था वो तो होता था गवर्नर और जो वास्तविक अधिकारी होता था वो होता था उपरीक। तो भुक्ति जो देश की छोटी इकाई थी, इस भुक्तियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया था जिनको जिला या विषय के नाम से जाना जाता था। तो इन भुक्तियों और प्रांतों को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता था जिनको विषय या जिले के नाम से जाना जाता था। इन जिलों या विषयों का प्रमुख जो अधिकारी होता था इसको हम विषयपति के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विषयपति। इन जिलों को भी छोटे छोटे अलग अलग भागों में बांटा जाता था जिनको पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट। और इस पेट को भी छोटे छोटे पेट जो है वो दो भागों में विभाजित होता था। एक तो होता था ग्राम और दूसरा होता था नगर। ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो होता था वो कहलाता था ग्रामिक और नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कहलाता था नागरिक। तो ये संपूर्ण जो गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी उनको इस प्रकार से अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। सबसे बड़ा होता था साम्राज्य और साम्राज्य का स्वामी होता था सम्राट या राजा। साम्राज्यों को अलग अलग देशों में बांटा जाता था, मतलब छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था। इनको कहा जाता था देश। और देश का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था गोप्ता। इन देशों को भी छोटे छोटे भागों में अलग अलग भागों में बांटा जाता था, बटा हुआ था, जिनको हम भुक्ति कहते हैं। और भुक्ति का अर्थ लगाते हैं हम लोग प्रांतों से। तो यहाँ भुक्ति के अंदर दो प्रमुख अधिकारी होते थे, एक तो होता था उपरीक और दूसरा होता था गवर्नर। इन भुक्तियों को प्रांतों को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है जिनको हम विषय या जिले के नाम से जानते हैं। और इस विषय या जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम विषयपति के नाम से जानते हैं। फिर इन जिलों को भी अलग अलग भागों में बंटा हुआ या जिले भी अलग अलग भागों में बंटे हुए थे जिनको पेट कहते थे। और पेट भी दो भागों में विभाजित थे जिनको हम ग्राम और नगर के नाम से जान सकते हैं। ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो ग्रामीण कहलाता था और नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम नागरिक के नाम से जानते हैं। ये पूरी व्यवस्था जो थी वो गुप्तकालीन की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी। और इनके अलावा भी राजा के लिए कुछ प्रमुख मंत्री होते थे और इन मंत्रियों को जो है अलग अलग इन मंत्रियों के विभाग होते थे जो मैं आप लोगों को अलग अलग भागों में बता देता हूं। सबसे पहला बड़ा मंत्री होता था जिसका नाम होता था महाबलीकृत। सबसे बड़ा अमात्य होता था जिसको हम कह सकते हैं महाबलीकृत। महाबलीकृत जो होता था जिसको हम सामान्य भाषा में सेनापति के नाम से जान सकते हैं। सेनापति। महाबलीकृत कौन होता था? सेनापति होता था। इसके बाद में दूसरा होता था महादंड नायक। महादंड नायक। और महादंड नायक जो नामक व्यक्ति जो होता था वो होता था आपके न्यायाधीश या जज, न्यायाधीश। इसके बाद में अगला जो व्यक्ति होता था जिसको महासंधि विग्रह कहा जाता था। महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह कहा जाता था, जो समुद्रगुप्त के काल के अंदर
महासंद्रिक विग्रह और महादंड नायक दोनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था हरिसेन। और हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का एक शिलालेख बनवाया था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो महासंधि विग्रह जो पद था वो था युद्ध और शांति का मंत्री। युद्ध काल में और शांति काल में जो मंत्रणा करता था या इसके ऊपर सलाह मशवरा देता था उसको कहा जाता था महासंधि विग्रह। इसके बाद में आगे था दंडपाशिक, जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशिक जो होता था पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको हम आईजी या डीआईजी के नाम से जान सकते हैं। पुलिस विभाग का अधिकारी, पुलिस विभाग का अधिकारी जिसको हम आईजी या डीआईजी भी कह सकते हैं। इसके बाद में आगे विनय स्थिति संस्थापक, विनय स्थिति संस्थापक, विनय स्थिति संस्थापक नामक एक कर्मचारी होता था जो आपके धार्मिक शिक्षा या शिक्षा से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, जो धार्मिक शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षाएं देता था। इसके बाद में भंडागारा अधिकृत, भंडागारा अधिकृत अधिकारी होता था जो राजकोष से संबंधित अधिकारी होता था। इसके बाद में महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक जो अधिकारी होता था वो आपके लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या लिपिक कह सकते हैं हम लोग इसको, लिपिक होता था। इसके बाद में युक्त पुरुष नामक अधिकारी होता था। युक्त पुरुष जो युद्ध से संबंधित लेखा जोखा रखता था, युद्ध का लेखा जोखा रखता था। और अंत में जो था राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी होता था जिसको महाप्रतिहार कहा जाता था। महाप्रतिहार जो राजप्रसाद का अधिकारी होता था, राजप्रसाद का अधिकारी। ये कुछ कर्मचारी जो थे वो गुप्त काल के अंदर जो है अलग अलग विभागों के कर्मचारी हुआ करते थे। जैसे महाधिकृत सेनापति से संबंधित था, महादंडनायक न्यायाधीश होता था, महासंधि विग्रह युद्ध और शांति का मंत्री होता था, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सबसे बड़ा कर्मचारी होता था, विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा से संबंधित अधिकारी होता था, भंडागारा अधिकृत व्यक्ति राजकोष से संबंधित होता था, महाअक्षपटलिक लिपिक होता था, युक्त पुरुष युद्ध का लेखा जोखा रखता था और महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित अधिकारी माना जाता था। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के कर्मचारियों के बारे में पढ़ा और केंद्रीय शासन के विविध विभागों को अधिकरण के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो अलग अलग विभाग होते थे इन विभागों को अधिकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधिकरण कहा जाता था। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि प्रत्येक अधिकारी की अपनी खुद की मुद्रा होती थी और केंद्रीय अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि गुप्त काल के अंदर प्रत्येक जो अधिकारी होता था उनको वेतन के रूप में नकद जो है मुद्रा के रूप में उनको वेतन दिया जाता था। तो आज हम लोगों ने गुप्त काल की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। कल हम लोग बात करेंगे प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।